अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। गजा के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कायम किए जाने वाले मुजव्वज़ा गजा पीस बोर्ड को अरब ममालिक की जानिब से खुश आमदेद कहा जा रहा है। ताहम इसराइल की जानिब से उस पर खुले एतराज़ात सामने आ चुके हैं। बोर्ड की तश्कील में सर टोनी ब्लेयर, अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और दीगर बाअसर बैनुल-अक़वामी शख्सियात की शमूलियत तो मौजूद है, मगर हैरान कुन तौर पर फ़लस्तीन का कोई एक नुमाइंदा भी इस अमल का हिस्सा नहीं है, जो इस मनसूबे की साख पर संगीन सवालात खड़े करता है। उधर ट्रंप का ईरान इसराइल कशीदगी से पिसपाई इख्तियार करना भी महज एक अस्करी फैसला नहीं, बल्कि उसे बाज हल्के गजा पीस प्लान से जोड़कर देख रहे हैं। फेज 1 के आगाज और जंग बंदी के बावजूद गजा में अब तक 2000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं और सैकड़ों जानें भी जाया हो चुकी हैं, जिससे कि ज़मीनी हक़ाइक़ अमन के दावों से मुतसादिम दिखाई देते हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या फ़लस्तीनी नुमाइंदगी के बगैर जारी तबाही और ख़त्ते में अदम एतमाद के माहौल में फेज़ 2 वाकई आगे बढ़ पाएगा, या फिर ये मनसूबा भी ताकतवरों के एक और यकतरफा एजेंडे तक महदूद होकर रह जाएगा। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के में, लेकिन पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन बट। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, और मेरे साथ हुसैन बाकरी ईरान से मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इकबाल फोरम भी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शहजाद हुसैन बट साहब आपसे करना चाहती हूँ। सूरत हाल आपके सामने वाज़े है। गजा पीस बोर्ड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ममालिक को दावत दी गई है, कौन कौन बोर्ड मेंबर्स में शामिल है, लेकिन फ़लस्तीन की अदम मौजूदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या उसके बगैर ये टारगेट अचीव हो पाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को जो दावत दी गई है उस पर भी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहबा, आज की सबसे बड़ी खबर और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक तरफ गजा बोर्ड ऑफ पीस अरब ममालिक का वेलकम है और इसराइल इस पर नाराज़ है, कुछ उसको पसंद नहीं आ रही बात, इसको मुस्तरद करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो मेरी दफ्तर खारजा में बात हुई है और वहाँ से मुझे जो इत्तला मिली है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी है। ये पाकिस्तान का क्रेडिट है और पाकिस्तान खित्ते में इस वक्त इस पोजीशन पे खड़ा है कि अगर गजा का कोई फैसला होना, जो मैं पहले अपने प्रोग्रामों में कहता था कि पाकिस्तान के बगैर कोई फैसला हो नहीं सकता, आज वक्त ने वो चीज़ वो साबित की है कि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दी गई है। अब इसको दूसरे एंगल से अगर आप गौर करें तो पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको याद कर ले। उसमें उन्होंने फरमाया था कि फौज को फ़लस्तीन भेजने का फैसला जो है वो हुकूमत और पार्लिमान ने करना है। अच्छा, अगर उन्होंने ये कह दिया कि हुकूमत और पार्लिमान ने करना है, तो हुकूमत की तरफ अगर आप जाएं तो इसहाक डार की भी बात याद कर लें। आज से चंद रोज कबल जो उन्होंने फरमाया था, इसहाक डार ने तो वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम वहां पर जाने को तैयार हैं, क्या हमें अमन के लिए इसका हिस्सा बनने को तैयार है। हाउएवर, हम गैर मुसल्लह नहीं करेंगे हमास को। हमास से हमारी लड़ाई नहीं है, हम हमास पर जाके गोलियां नहीं चलाएंगे। हम अगर कोई कहे कि पीस के लिए जाएंगे, अमन के लिए जाएंगे, वो बातें तो ठीक है। और इसी तरह इसहाक डार की जो बात थी कि हम पीस कीपर नहीं है, हम इसको मेंटेन करेंगे, हम हमास से हमारी को मुखालफत नहीं है कि जाकर हम फायरिंग शुरू कर दे और हमास को उड़ाना शुरू कर दे। हम गजा की बेहतरी के लिए जा सकते हैं। और आखिरी 3 लाइनें मुझे से ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त अमेरिका की जो सालसी है, ये मेन बात है ISF का क्याम है। अच्छा, ये जो क्याम है ISF का, बुनियादी तौर पर मुसलमान अक्सरियती ममालिक इसमें शामिल है, लेकिन बात यह 20 से ज़ायद जो ममालिक है वो तैयार हैं इसमें जाने के लिए। ठीक है, वो जाए, वो हमास से लड़े, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा किसी से वहां झगड़ा हो, हम अमन के लिए जा सकते हैं। और आखिरी एक लाइन में ये कह के इख्तिताम करूंगा मुनीज़े, कि व्हाइट हाउस की जानब से जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के गजा की बात की है, नामों का ऐलान कर दिया है, इससे खित्ते में 2 बातें हुई है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान स्टैब्लिश हुआ है, जो सफारती महाज पर, जंगी महाज पर आपने कुर्बानियाँ दी, आपने फतह हासिल की, उससे आपका कद काठ अब इस पोजीशन पर आ गया है। अब तनकीद करने वालों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने मसाइल के साथ साथ गजा के मसाइल में भी उसको बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका ने शमूलियत की
दावत दे दी। और इस हवाले से इंडिकेशंस तो पहले ही पाकिस्तान दे चुका है, जवाबात भी दे चुका है कि बतौर पीस कीपर वो अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन इजराइल की मौजूदगी अभी भी एक सवालिया निशान है। और मैं चाहती हूँ कि ब्रिगेडियर वकार मुझे इस पर ज़्यादा तफसीली तौर पर अगर ब्रीफ कर सकें, इसराइल को क्या प्रॉब्लम है और इसराइल क्यों इस प्रपोजल को रद्द कर रहा है? आपको क्या लगता है? अमेरिका तो सर वही करता है ना जो इसराइल चाहता है, या दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, लेकिन ऐसे में अगर इसराइल बैक ऑफ कर रहा है तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक इसराइल की बड़ी रीजन है बेसिकली तो फलस्तीन के मसले को अपना अंदरूनी मसला कहते हैं और वो डिनाई करते रहे हैं। बेसिकली तो इट्स एन ऑक्युपाइड टेरिटरी। अभी आ जाते हैं जो भी शिफ्ट आई है, और इसमें थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को भी इनविटेशन मिली है, मोस्ट प्रोबब्ली दे आर गोइंग। उसके बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं फतह अल-सीसी, और उस तरीके से आई थिंक गल्फ के कुछ मेंबर स्टेट्स हैं। तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। देखें अभी जो हालात हैं वहाँ पे, साफ ज़ाहिर अभी बात हुई कि बेसिकली मेजर पार्ट्स का प्ले ही होता है, बिकॉज समहाउ इस्लामिक वर्ल्ड तो आप देखें ओआईसी ने फिर क्या कर लिया था अल्टीमेटली, यू लेट नो फलस्तीनियंस को इस तरीके से आई थिंक डायरेक्ट कोई एड नहीं आई, सिवाय ईरान बिकेम जो मुतारिब ग्रुप थे उनके साथ मिल के उसने कंटेस्ट किया। तो लेट्स एक्नॉलेज दैट। अभी आई थिंक जो सूरत हाल है, वी आर हियर तुर्की, यहाँ पे फलस्तीनी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, बाय एंड लार्ज पीपल आर वेरी हैप्पी और बड़ा वेलकम कर रहे हैं कि फॉर गॉड से उसको बजाय क्रिटिसाइज करने के थिंक ऑफ के अगर इस्लामिक फोर्सेस वहाँ पे आती हैं, इवन एज आई वुड से न्यूट्रल एक्टिविस्ट या कह लें पीस कीपिंग, तो दे विल वेलकम, बिकॉज अभी तो उसमें वहाँ में कुछ नहीं है, जस्ट इजरायली फोर्सेस। उसके अंदर फिर फेजेस हैं, उसमें ड्रॉ डाउन है, उसके बाद ये पीस कीपिंग फोर्स जाएगी। लेकिन मेन चीज ये है कि ये जो आई थिंक मिडिल पावर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड की, जिसपे मुस्लिम नेटवर्क की भी बात हो रही है, लेकिन आप समझते हैं अगर इसमें पैलेस्टीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या ये बायस्ड नहीं हो जाएगा? जी नहीं, इसमें आई थिंक अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं अगर आप डिटेल में देखें तो जो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन वो एक स्टेज पे आएगी। इसकी जो आई वुड से जो फॉर्मेशन है या एग्रीमेंट है वो महमूद अब्बास ऑलरेडी कर चुके हैं। आई एम श्योर गजा के अंदर से भी नाउ इट्स मैटर ऑफ टाइम के कौन रिप्रेजेंटेटिव ढूंढा जाएगा, बट बाय एंड लार्ज जो आई थिंक रिट्रीव करना सिचुएशन को, बिकॉज वी नो इट, अभी इस वक्त जो हालात है वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, बच्चे जो हैं वो बेघर हैं, खवातीन, तो उसमें रिस्टोर करने के लिए एक एफर्ट है। डेफिनेटली आई विल नॉट से कि जी इसमें बड़ा मेजर पावर प्ले नहीं है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल दे वांट के आप जो है अभी सिर्फ आई थिंक आई टेक अ मिनट के वाई पाकिस्तान देखें जो पिछले 2 साल में कंडक्ट रहा है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ पीयर कंपेटिटर एंड बेसिकली पीस आई वुड से गारंटर अल्लाह के फजल से। मुस्लिम नेटो की बात है, इसमें तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड लेटर ऑन शायद इजिप्ट इसमें शामिल हो, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में इस्लामिक जो मिडिल पावर्स उनका एक असर रसूख हो? अदरवाइज दे कुड हैव डन इट। वेस्ट तो पहले भी करता रहा है, इन्होंने इराक को मैनेज किया, इन्होंने लीबिया को मैनेज किया, तो वो तो किसी की आई थिंक प्रेजेंस के बगैर मैनेज किया। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो पॉजिटिव चीज इसमें देखना है कि क्या कितना रिलीफ हम दे सकते हैं। साउदर इसके भी खदोखाल आने हैं, लेकिन अगर तुर्की एग्री करता है, पाकिस्तान, मिस्र एग्री करता है, तो इट मींस के हाईएस्ट लेवल पे मुस्लिम वर्ल्ड में एक आई वुड से कंसेंसस है कि वी मस्ट कंट्रीब्यूट और जितना जल्दी फिलिस्तीनियों को आई वुड से इस अजाब से निजात दिलाई जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। सर अगर इन इन्विटेशंस पर गौर किया जाए जिसमें तुर्की है, मिस्र है, कतर है, पाकिस्तान है, तो ऐसे में मैं हुसैन बाकरी साहब आपसे सवाल लेना चाहती हूँ, ये सूरत हाल देखते हुए तो यूं लग रहा है कि गजा प्लान शायद कहीं जेपरडाइज ना हो जाता अगर अमरीकी सदर ईरान पर हमला करते, क्योंकि उनकी स्टेडफास्टनेस जितनी थी वो तो आपने देखी थी, वो तो चाहते थे कि ईरान के अंदर घुस जाएं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दिस वाज द मेन रीजन? उन्होंने कहा कि मैंने खुद को कन्विंस कर लिया अटैक ना करने पर। इजरायली लॉबीज ने मिस्टर ट्रम्प को समझाया होगा कि अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करते हैं और ईरान रिटेलिएट करता है तो हमारे जो आयरन डोम के अंदर इंटरसेप्टर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है कि ईरान की हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके। आप इनके ऊपर फिजाई हमले करेंगे, बुनियादी तब्दीली कुछ नहीं आएगी, लेकिन हमारे ऊपर जो तबाही आएगी वो हद से ज्यादा होगा। दूसरी जो बात है, ईरानी गवर्नमेंट बहुत क्लियरली ट्रम्प साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर हमारी जो सॉवरेंटी है आप इसके ऊपर हाथ रखते हैं तो ये याद रखें आपके जितने भी इंटरेस्ट रीजन्स में हैं और जितने भी आपके अड्डे रीजन्स में हैं, हम उन सब के ऊपर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के बराज भेज देंगे और उसके साथ साथ जो तेल की सप्लाई चेन है हॉर्मुज स्ट्रेट को, जो कि 50% टोटल जो ऑयल ट्रेड होता है उसको भी हम बंद कर देंगे। सो आई बिलीव ट्रम्प साहब ने ये 2 बातें अपने जहन में
लाके उसके बाद इन्होंने इस डिसीजन पे ये पहुंच गए कि अभी नहीं करना चाहिए उनके ऊपर अटैक। तो अगर हम ये कहें कि अभी ईरान की सिचुएशन टोटल नॉर्मलाइज हो चुकी है, एहतजाज बंद हो गए हैं, अमेरिकी सदर बैक ऑफ कर चुके हैं, तो एम आई सेइंग इट राइट? देखें, एहतजाज, मुजाहिरे, तशद्दुद 12 जनवरी से आज तक कोई इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह शहरों में भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी है। लेकिन मैं हमेशा की तरह इस खामोशी को खामोशी क़ब्ल तूफ़ान का नाम देता हूँ, क्योंकि ईरानी अवाम, ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी सुप्रीम लीडर ये तकरीबन फुल तैयारी में है कि इनके ऊपर अगर अटैक होता है तो ये रिटेलिएट करें। इसलिए यहाँ की जो माहौल है ये बिल्कुल हाईएस्ट अलर्ट पे है। सर, रिटेलिएट करेंगे कैसे? रिटेलिएट 3 किस्म से करेंगे। देखें, ईरान के पास ऑलरेडी 4 से 5 हज़ार क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है डिफरेंट शहरों में। ये जैसे इनके ऊपर अटैक होगा, डिफरेंट शहरों से या 1 से 2 हज़ार बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करेंगे इसराइल, तल अवीव की तरफ। उसके साथ साथ जितने भी अमेरिकन अड्डे हैं, जैसे कतर में, जैसे इराक में, जैसे कि सऊदी अरेबिया में भी अभी कल रिपोर्ट आई थी कि इनकी एक खुफिया अड्डा वहां पे भी है, और जितने भी और ममालिक में अड्डे हैं, इन सब के ऊपर बराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स होगा ईरानियों के, जो कि पूरा मुल्क, पूरा रीजन को एक नए जंग की लपेट में ले लेगा। उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान के कंट्रोल में है, ये याद रखें 50% ऑफ ऑल ऑयल ट्रेड इज कमिंग एंड गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ये लोग बंद कर देंगे और अमेरिकन शिप्स जहां वहां पे जो मौजूद है उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। ये सालमियत की बात है, इसलिए मेरा ख्याल है कि फाइनल डिसीजन ले चुकी है ईरानी गवर्नमेंट। जी ठीक है हुसैन बाकी साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ ब्रिगेडियर वकार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिचुएशन कुछ ग्रीनलैंड की भी स्टडी करना चाहते हैं। सर, ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पर जो माजी में देखा जा रहा था ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अब क्या अगर ये कहा जाए कि पुराने अच्छे दोस्त दुश्मन बनने जा रहे हैं, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? आई थिंक इसमें पहले भी शायद बात हुई थी कि यूएस की एक मॉडर्न डॉक्ट्रिन 200 साल पुरानी है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दे वुड लाइक टू स्वे अपनी पावर जो रखना चाहेंगे, और ये उसी का ऐसा ग्रीनलैंड उसमें शामिल है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा जो है, आई थिंक आपकी बात ठीक है कि फॉल्ट लाइन जरूर क्रिएट हुई। अभी देयर आर रिपोर्ट्स के शायद डेनमार्क ने और कुछ यूरोपियन ममालिक ने फोर्सेस भी मूव की हैं, लेकिन कितनी की हैं दैट इज वन हैज टू सी इट। असल में थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि डेमोग्राफिकली ग्रीनलैंड के बड़े बुरे हालात हैं। पाकिस्तान से कोई ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इसका साइज है, ऑल्दो आइस कवर्ड है, लेकिन इसमें 56,000 की टोटल आबादी मेरे ख्याल पिंडी के एक महल्ले के बराबर बनती है। सो डेमोग्राफिकली इट्स नॉट सस्टेनेबल। 10 साल बाद शायद ग्रीनलैंड एज अ स्टेट विल नॉट एग्जिस्ट। मेरी अपनी असेसमेंट है, जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, या बहुत कम लोग रह जाएंगे क्योंकि आपने मैनेज भी करना है। तो ये एक एम्प्टी खित्ता होगा और उसमें डेफिनेटली यूएस वुड लाइक, लेकिन चूंकि डेनमार्क की टेरिटरी है, यूरोपियन यूनियन ने इस पर बड़ा आई थिंक स्टांस लिया है, तो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई। कनाडा ने जो विजिट किया है कैनेडियन पीएम ने चाइना का, वो बड़ा आई थिंक बिल्कुल, और हमने उस पर भी तफसीली तौर पर बात की थी गुज़िश्ता रोज। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि गाजा पीस प्लान की बात है तो उसका तस्करा अच्छे अल्फाज में किया जा रहा है और एक काउंसिल तश्कील दी गई है अमरीकी सदर की जानिब से, जिसका नाम अमन काउंसिल है, और उसके साथ साथ फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत की हिमायत का इजहार किया जा रहा है, जो कि एक खुशाइन डेवलपमेंट है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और शहर कायद में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है, कई लोग झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, कई लोगों के प्यारे अभी भी ऐसे हैं जिनकी वहाँ पर तलाश की जा रही है, जिनके हवाले से कोई खबर नहीं है, उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुल प्लाजा का वाक़या महज एक हादसा नहीं, बल्कि ये हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर लगा हुआ एक गहरा ज़ख्म है। अगर मैं आपसे बात करूँ जाए हादसा की, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि गुल प्लाजा का पिछला हिस्सा, उसके 2 दरमियानी हिस्से और सामने का हिस्सा तमाम मुनहदम हो चुके हैं, और जबकि ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर 1200 के करीब दुकानें हैं और 32 के करीब लोग हैं जो अभी लापता हैं और उनके प्यारे वहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी तलाश में वहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी रंजीदा दिखाई दे रहे हैं, गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वजह बनी कि इतनी देर हो जाने के बाद आग पर काबू ना पाया जा सका और शहादतें भी लोगों की मौसूल हो रही हैं, एक फायर फाइटर भी इसमें जाँ बहक हो गया है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसको पूरी कौम इसमें सब गमज़दा है। ये एक वाक़या हुआ और ये एक मार्केट जो लोग कराची को जानते हैं और उस मार्केट को जानते हैं, यहाँ पे 1200 के करीब दुकानें, वहाँ पे कपड़े की दुकानें भी हैं, वहाँ पे बच्चों के खिलौने की दुकानें भी हैं, वहाँ पे क्रॉकरी की दुकानें भी हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें हैं। तो जितने भी सेंसिटिव आइटम हैं वो सारे इस मार्केट में हैं। और जैसे ये फ्लेयर अप हुई तो फौरी तौर पर फायर टेंडर की गाड़ियां आई और उन्होंने इस पे आग पे कंट्रोल करने के लिए अपने जितने भी एफर्ट्स है वो नॉन स्टॉप कल रात से चल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। अपने खुद कारपेंटरों में भी एक फायर फाइटर जो है वो भी इसमें शहीद हुआ है और वो भी अपने फराइज के अंजाम में ही वो अपने फराइज दे रहा था। पूरी इंतजामिया जो है वो उस वक्त उसी को आग को बुझाने में कोशिश कर रही है। और इसमें ये नहीं है कि जब इतनी इंटेंसिटी की आग होती है तो डेफिनेटली इस तरह के माजी में वाकयात हैं उसको टाइम लगता है और उसमें मतलब हर हिसाब से कोई गवर्नमेंट की मशीनरी की कोई कमी नहीं पेशी नहीं है। हर हिसाब से ये कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जाए। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर गाड़ियां वहां पर ताखीर से क्यों पहुंची और एयरपोर्ट से भी जो गाड़ियां मंगवाई गई उसकी वजह क्या बनी? कोई गाड़ी ताखीर से नहीं पहुंची। जो जैसे आग की पता चला तो पहले जो करीबी क्योंकि जो फायर फाइटर्स है वो एक जगह खड़े नहीं होते, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो जो करीब तरीन थे वो जल्दी पहुंचे। जो अगर सदर से एयरपोर्ट का रास्ता है कराची की तरफ से जहाँ पे 20-25 मिनट लगे वहाँ तो उन्होंने टाइम दिया, लेकिन टाइमली चीजें पहुंच गई थी। ये नहीं कि चीजें नहीं पहुंची थी, चीजें सारी पहुंच गई थी। पूरी जो है मौजूद था, रेस्क्यू 11, 12 के पूरा स्टाफ मौजूद था, सब लोग जो भी थे वो सारे वहाँ पे पहुंच गए थे। सर, जिंदगी की क्या कोई उम्मीद अभी उस मलबे के ढेर में बाकी है? 32 के करीब लोग जो है वो गुमशुदा हैं, जो मिल नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि इमारत के अंदर कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है? देखिए जी, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि सारी जिंदगी महफूज रहे। और जाहिर है एक सिचुएशन है, एक खराब सिचुएशन है अंदर। सफोकेशन से भी पहले 16-17 लोग जो है जख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल ले गए और काफी डिस्चार्ज हो गए। तो अल्लाह करे कोई ऐसा मौजूदा हो जाए कि लोग अंदर जो है वो महफूज रहें। और कोशिशें रेस्क्यू अमलदारों की चल रही है कि सबसे पहले कीमती जानों को बचाया जाए। और अमलाक का नुकसान और जगह नुकसान तो हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा सानिया है, एक छोटी चीज नहीं है। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर इत्तलात साहब, सिंध हुकूमत की जानब से आग के सबब का तयन करने के लिए तहकीकाती टीमें जो है वो मेरी इत्तलात के मुताबिक तश्कील दे दी गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाब में पुरानी जो इमारतें हैं उनको गिराया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है, इसी तरह आपके यहाँ वहाँ 1200 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो जल गई है। इतनी बड़ी इमारत है, अब वक्त के साथ साथ चीज़ों को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पंजाब में। सिंध हुकूमत इस बारे में पुरानी इमारतों के हवाले से क्या इकदाम कर रही है? शर्जील मेमन साहब। दो चीज़ें, एक तो हमारी वो इमारतें हैं जो मखदूश हालत में, उन पे तो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो इमारतें खाली करवा दी गई हैं। ये वो बिल्डिंग नहीं थी जो मखदूश जिन हालत में थी। ये नॉर्मल है, पुरानी बिल्डिंग, पुराना स्ट्रक्चर है। और कराची में आज भी देखेंगे 90% इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, जो बिल्डिंग है वो पुरानी है। तो ये वो मखदूश हालत नहीं, मखदूश हालत और पुराने में फर्क है। हाँ, अब जाहिर है जब उन पे सानिया हुआ है और उसमें ये तरह के फायर के वाक़ये हुए हैं तो डेफिनेटली वो मखदूश और वो किसी उसमें नहीं रही है। लेकिन इसको आप उस कैटेगरी में नहीं लेकर सकते। जो जितनी बिल्डिंग्स भी मखदूश वाली कैटेगरी में, उसके लिए कमेटी बनाई हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की, जिसने वो तमाम जगहों को वो बिल्डिंग खाली करवा दी है, वो गिराई जा रही है। सर, एक और बात जानना चाहेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जितनी इमारतें वहाँ पर मौजूद हैं, मखदूश के हवाले से तो आपने बता दिया कि ये मखदूश में इसका शुमार नहीं होता था, लेकिन मुकम्मल इंतजामात नहीं किए जाते, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखे जाते, वहाँ पर इवैक्यूएट करने के रास्ते मौजूद नहीं होते। उन इमारतों के बारे में आपकी क्या राय है? उन पर काम कब किया जाएगा? देखिए, बहुत पुरानी बिल्डिंगें कराची में ये बनी हुई है और अगर इसको हम इस हिसाब से ले जाएं कि जो बिल्डिंग पुराने स्ट्रक्चर में बनी हुई हैं और उनमें अगर ये एग्जिट इस तरह के नहीं है और सब गिरा दी जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। वो कहना पड़ेगा कि हमें लोगों की भी हालत देखनी है। वो सब प्राइवेट बिल्डिंग है, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं है।
बिल्डिंग है, अगर हम हर बिल्डिंग को कहेंगे जी आपने स्टेट ऑफ द आर्ट ये सारा चीजें नहीं बनाई तो आपको पूरी बिल्डिंग हम तोड़ देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा कि कराची का बेशतर इलाका जो है वो पुरानी इमारतों से है, क्योंकि कराची बहुत पुराना कदीम शहर है और काफी इमारतें जो है वो बिल्कुल स्टेबल हैं, लेकिन उनमें वो ऑप्शन, आपकी बात ठीक है, वो ऑप्शन नहीं है उनमें कि फायर एग्जिट हो और इस तरह जो आजकल नई बिल्डिंग्स में मौजूद होती हैं और एक्स्ट्रा डोर्स होते हैं या आपको होटल्स में नजर आती हैं कि फायर एग्जिट वगैरह, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट वो ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन पुरानी जितनी इमारतें हैं उनमें मैं समझता हूँ कि अगर जो 90% पुरानी बिल्डिंग है तो 90% में से कोई 95% बिल्डिंग में वो ऑप्शन नहीं होंगे, तो उसमें वो सारी की सारी गिरा के जो है मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, तो वो नहीं गिराई जा सकती। लेकिन यहाँ अगर कहीं पे ये वाक़या हुआ है और आपने देखा होगा कि माजी में जब भी इस तरह के फायर के वाक़े होते हैं तो बिल्डिंगों को कभी कुछ काफ़ी बिल्डिंग ऐसी होती है जिनका स्ट्रक्चर पर इस काबिल नहीं होता है कि उसको दोबारा मिलाया जाए, तो ये यहाँ पे भी वही हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आप हमारे साथ थे, आपने यही बताया कि मुकम्मल तौर पर इन इमारतों को गिराया नहीं जा सकता, यकीनी तौर पर इनको अपने असबाब खुद पैदा करने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पर रखने हैं, इवैक्यूएशन के रास्ते बनाने हैं, और जब बारिशें भी हुई माजी में देखा गया कि वहाँ पर इमारतें गिर गईं, लोग जाँ बहक हो गए। फौरी तौर पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर पेशगी इक़दामात करने बहुत ज़रूरी होते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो झुलस गए वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 6 से ज़ायद हलाकतों की खबर मौसूल हुई है, जिसमें फायर फाइटर भी मौजूद है। तो वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद भी डेवलपमेंट हो रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे जुनैद सफ्तर की दावत वलीमा के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफ्तर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं, और अगर आज की बात की जाए तो 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हुआ है। आज के रोज़ दावत वलीमा एंजॉय की गई है। मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फसीउल्लाह, और गुफ्तगू को लेकिन मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने वो खबरें दी जिनकी तस्दीक हुई। जोन सी बातें आपने बताई थी इवेंट के हवाले से, ड्रेस के बारे में आपने बताया था कि वो HSY का है, वो वहीं से था। उसके अलावा आपने मेन्यू की बात की, वो भी ठीक हो गई। तो हर बात जो आप हमसे करते रहे वो ठीक थी, लेकिन एक जगह आकर आपकी खबर बाउंस कर गई थी भट्ट साहब। अरे कौन सी खबर मुनीज़े, कौन सी बाउंस की है? आपने कहा था कि जो निकाह ख्वाह है वो बाहर से आएगी। बिल्कुल, मैंने कहा था, मैं तस्लीम करता हूँ। जुमे के रोज़ प्रोग्राम में हमने जो बात की थी कि जनाब तेल मेहंदी पर ये साहब गुनगुनाएंगे, वो ही शाह साहब गुनगुनाए। उसके बाद हमने आपको बाकी डिटेल, मौलवी साहब की जो बात मैंने की थी कि बाहर की इंटरनेशनल कंट्री से आएंगे, वो मैंने दानिश था, मुझे पता था उस वक्त भी, वो इराक से आ रहे हैं, बगदाद। अच्छा, नाम मैंने उनका जानबूझ के नहीं लिया था। अब भी जो मुख्तलिफ चैनल्स पर कह रहे हैं कि निकाह ख्वाह गड़ी शॉ मस्जिद से तशरीफ़ लाए और ये सारी निकाह, भाई निकाह जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो पाकिस्तान में मकीम शख्स जो होगा वो करेगा। रजिस्ट्रेशन निकाह की कॉपी दी जाएगी। अच्छा, निकाह जो पढ़ाया गया, जो तलावत की गई, अभी फसी भी मौजूद है, फसी से भी बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि वो सैयद अब्दुल कादर जिलानी के गद्दी नशीन इराक से जो आए, उन्होंने बाज़ाब्ता निकाह पढ़ाया। क्यों फसी साहब, मैं गलत तो नहीं था? वैसे तीन निकाह खान थे ना? नहीं, 3 निकाह खान तो एक ही था, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वहाँ पर 2 लोग और मौजूद थे। जो मेन शेख साहब ने खुसूसी दावत पर इराक से बुलाया था, जिनका नाम जो है वो अफीफुद्दीन जिलानी है, जो कि सजादा नशीं हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी मज़ार के, जो कि खुसूसी तौर पर शेख रुल-असगर की दावत के ऊपर इराक से जो है आए थे। लेकिन जो निकाह का प्रोसेस था वो इस तरह 3 मरहलों में जो है वो उसको अंजाम दिया गया। पहले मरहले में ये देखा गया कि जो है हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम पेश किया। हैदराबाद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने, जिनका नाम हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद महू कादरी जो है, उन्होंने जो है पहले हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम पेश किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इराक से शख्सियत तशरीफ़ लाई, उन्होंने निकाह का बाकायदा आगाज़ किया और निकाह का जो है वो सारा कलाम पढ़ा। उसके बाद जो इजाज़त लेने का प्रोसेस था वो मकामी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बगदाद या इराक से जो आए थे उन्होंने यहाँ पर उसको रजिस्टर नहीं करना था, जैसा कि भट्ट साहब ने भी यहाँ पर जिक्र किया। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी
थी, और उसको अमल देने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त जो है वो मौलाना रागिब नईमी जो कि जामिया नीमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त ली दूल्हा और दुल्हन से, और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो रजिस्टर किया गया। तो यूँ ये सारा मरला जो था वो निकाह का मुकम्मल हुआ। लेकिन बात इतनी है कि उन लोगों का क्या बनेगा जिनको एक भी निकाह खां नसीब नहीं हुआ। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें इधर तीन मौजूद थे, यही तो वो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए कि यार असल में निकाह किसने पढ़ाया था। नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखें, 3 हो या 10 हो ये बात नहीं है, बात ये है कि जो इजाज़त ली गई वो मौलाना रागिब नईमी साहब ने निकाह की बज़ाब्ता लड़की और लड़के से इजाज़त लेकर, क्योंकि जारी निकाह नामा जो करना है वो मौलाना रागिब नईमी गढ़ी शो वाले साहब ने करना है, और रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी भी पाकिस्तान में मुकीम है, वो रख सकते हैं। अब जो बाहर से बुजुर्ग आए हैं वो आकर खुतबा निकाह देंगे, वो तलावत करेंगे, वो जनाब दुल्हन की रजामंदी मौलाना रागिब नईमी लेंगे, लेकिन अरबी तलावत, दुआया, कलमात, ये सारी प्रोसेस जो है ये बगदाद से जो साहब तशरीफ लाए इन्होंने दिया है। लिहाजा निकाह मैं अब भी अपने मौके पे स्टैंड करता हूं, बगदाद से जो साहब तशरीफ लाए हैं उन्होंने ही निकाह की रस्म अदा की है। ठीक है, मैं भी आपकी बात से इत्तफाक करना चाहूंगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन का अमल एक और होता है, उसके लिए जो दीगर निकाह खां मौजूद थे उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ अदा की। लेकिन भट्ट साहब, आप भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो क्यों ना हम फसी से मेन्यू की बात पूछ लें कि आज के मेन्यू में क्या था। मैंने सुना है कि मछली मंगवाई गई थी जो सर्दियों की सौगात है, और उसका ठेका ही अगर कहा जाए तो मैं गलत नहीं होंगी। भट्ट साहब, जानना चाहेंगे किसके पास है? और रोटी पानी जेड़ी ये तेल मेहंदी पे बताए ना भाई, मैंने तो कहा था 1 डिश पार्टी होगी। हाँ। नहीं, बजाय मैं मौके पे कायम हूँ। 1 डिश जो कल की पार्टी थी वो तो मुकम्मल 1 डिश पार्टी थी ना, उसमें तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि मीठे में 2 हलवे हमने देखे, लेकिन आज थोड़ा मेन्यू चेंज देखा गया है। चूँकि जाती उम्रा के अंदर ये तकरीब थी, तो आज मुख्तलिफ जो खाने थे वो आज पकवान तैयार किए गए थे। अगर कल की बात की जाए तो कल एक खुसूसी जो खबर है वो ये देखने में आई कि मियाँ नवाज शरीफ शादी के खाने नॉर्मली नहीं खाते, तो कल शेख रुल असगर साहब घर से आलू गोश्त बनवाकर जो है बारात में लेके आए थे। खुसूसी तौर पर शादी के मेन्यू से मियाँ नवाज शरीफ ने कल खाना नहीं खाया, कल स्पेशली उनके लिए आलू गोश्त जो है वो शेख रुल असगर साहब ने अपने घर पर तैयार करवाया था जो लेके आए। आज जो है आज का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट देखा गया। आज बिल्कुल जो है वो देसी मुर्गे का सालन आज तैयार करवाया गया। रवायती तौर पर देखा जाता है कि सिर्फ जो मटन का कोरमा होता है वही ऐसी बड़ी जो शादियां उसमें मेन डिश के तौर पर कंसीडर किया जाता है, लेकिन आज फंसी मैं बहुत हैरत में मुब्तला हूँ। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये कैसे हो सकता है कि जो खाना सबके लिए बना है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं खाया? मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक, फंसी ठीक कह रहा है, लेकिन थोड़ा खोल नहीं रहा बात को। देखिए, उनके समधी उनके लिए गवाल मंडी से बाकर खानियों का एक बड़ा टोकरा लेके आए, हाँ, जिसे फेवनिया कहते हैं। ठीक है, नहीं जी नहीं, बाकर खानियां सबस चाह दे विच पाण वालियां, तो वो वाली भी उसी में सबस वो फेवनिया और है ना, दूध च पाई दिया ने। बाकर खानियों का एक बड़ा टोकरा लेके आए गवाल मंडा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पहले रिहाइशगाह भी थी, उसके साथ जनाब फीका दूध वाला है, उसके साथ वो दुकान है, और देसी घी में वो बाकर खानियां तली जाती है। अब इसी तरह रोहिल असगर अगर ये फरमा रहे हैं कि गोश्त लेके आए, कोई कुछ लेकर आए, ये मोहब्बत की निशानी है और वहाँ रवाज है, वहाँ सारा दिन लोग खाते रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, कोई कुछ ले आया, कुछ ले आया, प्यार दी मोहब्बत ने। जब नवाज शरीफ साहब के मनपसंद खाने उनके लिए वहां पर अरेंज किए गए, घर से पकवा कर लाए गए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने कहा मैं चलना, तुसी आना थे आओ? वो क्या मामला है? वो उसकी खबर है किसी के पास कि वो नाराज हो गए थे? अरे नहीं, मैं जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये गलत खबर है, ये लोगों ने फैलाई है, उनका नाम ना लो। बात ये है, बाहर बैठे मकीम जी वो कह रहे हैं लंदन में बैठकर, एक हमारा दोस्त है, अल्लाह माफी, वैसे दोस्त का माफी माजत चाहता हूँ, दोस्त नहीं है, पाकिस्तानी है, वो कहता है, मैं अस्तगफिरुल्लाह बोल दिया मैंने, वो कहता है और जी कार्ड दे उत्ते कैप्टन सफदर का नाम नहीं लिखा होया, कैप्टन सफदर को बुलाया नहीं गया, उसका कुछ जिक्र नहीं। ओ भाई अकल के अंधे, उसके कार्ड के ऊपर मरियम नवाज का नाम नहीं है, वो कार्ड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कलसूम नवाज जो मरहूमा थी उनकी तरफ से उनकी बेटी के बेटे की शादी हो रही है। कैप्टन सफदर का नाम कितों भी आ जाना सी, उस पर रोना रोना है लंदन बैठकर। इसी तरह जो आप फरमा रही हैं बात, मुझे से बात सीधी सी है कि ये जो माहौल है ना वहाँ का, ये एक खानदानी सा पुराने दौर का वक्त है ना कि जी दादे का कार्ड के उत्ते ना आएगा
हाँ अब जी, देखा हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह का स्टाइल है ये। लेकिन फसी, आपके पास है कोई भट्ट साहब से कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई स्टेटमेंट इसके ऊपर कि वो नाराज हुए थे या नहीं, या आपकी अपनी कोई और राय नहीं, है? वो नाराज नहीं हुए थे, वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे थे कि जल्दी करो, देर ना हो जाए। तो क्योंकि 2 बजे जो है वो बारात ने पहुंचना था कल, जो लेक सिटी के अंदर मकाम था बारात का, तो उसके लिए वो थोड़ा टाइम से पहले गाड़ी के करीब आके खड़े हो गए थे और वो बाकियों को ये कहना चाह रहे थे कि जल्दी से तैयारी को मुकम्मल करें ताकि जो है वो बारात के लिए रवाना हुआ जा सके। तो बुनियादी तौर पर इसको जो है वो एंगलिंग की गई और ये कहा गया कि नाराज हो गए। नाराज होने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जरा जल्दी जो है वो प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और 2 बजे ही वो बारात लेकर जो है पहुंच गए थे। उस प्रोसेस को मुकम्मल करने की। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं आप ही की बात से एक बात लेना चाहती हूँ। आपने कहा कि दावतनामा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से गया है, लेकिन वो बतौर गवाह तो शानजे अली की जानिब से उसमें दस्तखत किए उन्होंने। और वहां पर काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहबा उत्थे ते वड्डा ही काम जे, मैं की दसा, मेरा जबान नहीं बोलती। वहां पर फील्ड मार्शल साहब का मैं कह रहा हूं, वो भी मौजूद थे वहां पर। ये नाम सीगाए राज में नहीं रखना, वो मेहमान खुसूसी हैं, वो मेहमान खुसूसी हैं। अच्छा, उनकी तशरीफ आवरी के हवाले से भी तो कुछ बताएं ना। देखिए, बात यह है कि मैं आपसे पहले जैसे कह रहा था कि शादी में इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे लोग आए। पाकिस्तान में जो उनकी हुकूमत है, वफाकी वज़ीर है, सूबाई वज़ीर है और ताजर बरादरी समेत आला फौजी अफसरान इंक्लूडिंग मेरे सिपा सलार पाकिस्तान आसिम मरीज साहब भी खुद तशरीफ लेके गए और जाकर बच्ची के सर पर उन्होंने हाथ रखकर उसको शादी की मुबारकबाद दी है। उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने खुद किया। और फसी, थीम की भी कुछ बात कर लें। वेडिंग थीम्स बहुत ज़्यादा आजकल इन है। आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो शादी पर थीम का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, ख्याल रखा जाता है। तो इस वेडिंग का क्या थीम था, किससे इंस्पिरेशन ली गई थी? और ड्रेसेस जो थे, क्या वो भी थीम के अकॉर्डिंगली थे? अब बिल्कुल उन्होंने थीम को फॉलो किया और ये इनकी रवायत रही है कि शरीफ जो ख़ानदान है वो मुगलिया थीम को लाइक करता है। इसी तरह हमने देखा कि जो मेहंदी की तकरीब थी उसमें सूफ़ी म्यूज़िक का टच दिया गया, जो सूफ़ी रकास था उसको वहाँ पर बुलाया गया। इसी तरह जो आज की वलीमा की तकरीब थी उसमें भी आप अगर जाती उम्रा के गेट से एंटर होगे, हाल तक जाते हैं जहाँ पंडाल सजाया गया था, तो तमाम रस्ते के अंदर जो है उन्होंने मुगलिया तर्ज अमल के साइड्स पर जो है वो फ्लोट्स तैयार किए हुए थे। इसी तरह जो थीम ड्रेसिंग के हवाले से बात कर ली जाए तो आपने मरियम नवाज को भी देखा होगा कि वज़ीर पंजाब ने तीनों दिन जो है वो उसी तर्ज को देखते हुए उसी जो है वो अंदाज को अपनाया और उसी कलर्स की मैचिंग स्कीम को अपनाते हुए उन्होंने जो अपने तीनों दिन के जो मलबूसात थे वो ज़ेरतन किए। इसी तरह आज भी जो दीगर आप देखें दुल्हन की बात कर लें तो उसके जो है वो लहंगे में भी थोड़ा आपको टच नज़र आएगा। इसी तरह जो वहाँ पर सूबाई वज़रा देखने में आ रही थी जिसमें सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब हैं, सूबाई जो वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा नहीं नजर आई, भट्ट साहब नजर आई थी, आज नजर आई थी और उन्होंने बिल्कुल कल वाली मैचिंग की हुई थी। आप समझ नहीं रहे ये आप जो जूम मानी शरारतें ये मेरे साथ करें ना, वो सीनियर स्टाफ रिपोर्टर के साथ ना करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मैं एक दो बातें करूंगा। एक तो प्रोड्यूसर साहब दरखास्त करूंगा कि आसिम मरीज साहब की जो फुटेज है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ है, काइंडली वो भी जरा चला दे। और दूसरी बात मैं ये करूंगा, जो आप बात कर रही थी ना मुगलिया तर्ज की, और ये पंजाब का एक टच है। जब भी शरीफ खानदान के किसी बेटी या बेटे का शादी होती है तो एक स्टाइल जो है उसको पाकिस्तानी कल्चर को जाकर किया जाता है। खास तौर पर अगर बेटे की शादी है, मसलन हुसैन नवाज की शादी है, हसन नवाज की शादी है, जुनैद सफदर की शादी है, तो तमाम अफराद जो है वो पंजाब की बड़ी बड़ी जो पग्गी होती है ना जी, कुल्ला शिमला, वो शिमले की बड़ी बड़ी पेंट कोट पाया, टाई लाई, ऊपर बड़ी पग जनाब पाई हुई है, तो वो एक स्टाइल से जाएंगे। अच्छा, उसमें बड़ी बारीक बात है, उसमें रंगों का इम्तिजाज जो है वो देखा जाएगा। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे वो सफेद रंग की पग बांधेंगे, शहबाज शरीफ साहब सफेद रंग की, अगर कैप्टन सफदर जा रहा है तो वो पिंक रंग की बांधेगा। वो क्यों? ये उनका स्टाइल है, क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन है। जी हाँ, कि जो बुजुर्ग है वो सफेद पग बांधेगा। तो फिर जुनैद सफदर ने सफेद क्यों पहनी है? मेहमान थे वो उस तकरीब के, उसका कुल्ला है वो चमकीला कुल्ला है ना, वो बिल्कुल दुल्हा जैसा लड़ा। कहने वाले तो कह रहे हैं कि जुनैद सफदर ने शेरवानी रिपीट किया, लेकिन भट्ट साहब आप उनकी इस्लाह कर दें, ये रिपीट नहीं हुई।
ये तो भाई HSY आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो बताएगा। मैंने तो आपको तेल मेहंदी से एक दिन पहले भी बता दिया था, तेल मेहंदी वाले दिन प्रोग्राम भी बता दिया था कि जनाब बारात ते है कपड़े ने, वलीमे ते है कपड़े ने, और 3 दिन दे डिज़ाइन जो वो HSY ने की है। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां फसी, आप हमें दुल्हन के लिबास के बारे में बताएंगे कि उनके इंतखाबात कहाँ से थे? कुछ जो बारात के इंतखाबात थे वो तो यकीनन उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही किए हैं, लेकिन वलीमे के लिए कहा जाता है कि दुबई से भी कोई डिज़ाइनर थे, उन्होंने भी अपनी सजेशन दी, और इसी तरह जो लोकल थे यहाँ पर उनके भी म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है ये डिज़ाइन हुआ है। और इसी तरह जो हमने भी पहले बात की ना मुगलिया टच की, तो उसमें सिर्फ मुगलिया टच को वहाँ पंडाल तक नहीं रखा गया, बल्कि जो खाने में आज की डिश थी उसको भी नाम दिया गया था अमृतसरी मटन पुलाव। अच्छा, तो उसको मुगलिया टच के साथ वहाँ भी जोड़ा गया। साथ में जो है ना सिर्फ कबाब का नाम शाही कबाब, हाँ शाही कबाब, मछली का नाम होगा पता नहीं क्या, बट सब क्या होगा, शाही वो जो मछली थी वो ऑर्डर पे थी, पे नाम चलते हैं शब्द। अच्छा, वो कश्मीरी टच है ना जी, जो ये कह रहा है फसी ठीक कह रहा है। अब मैं आप दोनों से एक सवाल लेना चाहती हूँ, ठीक है? आप दोनों की अलग अलग राय है इस पर। पहले भट्ट साहब आपसे पूछती हूँ, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो आउटलुक थी वो किसकी थी खवातीन में? जरा इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आता, एक्सपेंसिव लुकआउट का मतलब क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा तज़ीनो आराइश जो कपड़ों के एतबार से की गई थी, जो ड्रेसिंग था, जो ग्लैमर था, या जो ज्वेलरी थी, जूते थे, हैंडबैग था, दो बातें हैं ना, या तो महंगी कौन थी या आप कहें खूबसूरत कौन लग रही थी, दो बातों को मिक्स कर रही हैं आप। नहीं, आप मुझे बताएं कि महंगी वाली जो चीजें पहनी हुई थी वो किसने पहनी हुई थी? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन लग रहा था उसमें? देखिए, जो सबसे कीमती और महंगी चीजें पहनी हुई महसूस मैंने किया है वो दुल्हन थी, लेकिन मुझे माजरत के साथ माफ कर दीजिएगा, जो सबसे खूबसूरत शख्सियत वहां पर थी वो मरियम नवाज थी। और फसी आप? मैं भट्ट साहब को सेकंड करूंगा। अगर आज की फुटेजेस का आप मुआवजा करें तो आज दुल्हन से ज़्यादा तैयार हुई हुई वज़ीर पंजाब लग रही हैं, दूल्हे की वालदा ही लग रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं जो आज की उनकी ड्रेसिंग है वो मेरे ख्याल से नंबर ज़्यादा ले रही है दुल्हन के मुकाबले में। जो वज़ीर पंजाब की ड्रेसिंग है, अगर कल की बात कर लें तो कल में डिफरेंस देखा जाएगा। कल दुल्हन जो है वो टॉप रेटेड कहेंगे उसे, यानी वुमेन ऑफ द मैच कल कहेंगे कि उनकी ड्रेसिंग, उनका जो सारा सेटअप था, साड़ी थी, वो ज़्यादा जो थी वो नंबर ले। तो आप दोनों को पूरे हैं, मैं आप दोनों को 10 में से 10 देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मरियम औरंगजेब का जिक्र नहीं किया। एक एक करके मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में भी बताएंगे वो कैसी लग रही थी। अच्छा, अगर कल जो फुटेजेस देखने में आई थी ना मरियम औरंगज़ेब की, तो कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये वही पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर हैं। यकीनन उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट किया है और डाइटिंग की होगी, या इस तरह के जो डॉक्टर से, डाइटिशियन से प्लान लिए होंगे उनको फॉलो किया होगा, तो उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना तमाम गेटअप जो है वो चेंज किया है। एस्थेटिशियन का वर्ड भी डालना होगा। भट्ट साहब आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे मरियम औरंगजेब को मैंने अच्छी तरह देखा है, ठीक बात है आपकी, लेकिन सबने देखा है भट्ट साहब, सबने बहुत अच्छी तरह देखा है, क्योंकि वो बिल्कुल सबकी जो नजरें हैं वो उनकी जानिब आ चुकी हुई थी। मैं प्रोग्राम में वक्त खत्म होने के बाद आखिरी लाइन ले, लेकिन मरियम औरंगजेब का जो फिक्र आप कह रही है ना, वो आखिरी लाइन ये है, मुझे उससे ज्यादा अच्छे कपड़े उस्मा बुखारी की साड़ी लगी, और उससे ज्यादा कीमती साड़ी जो थी ना वो मरियम औरंगजेब के सूट से महंगी मुझे तो उस्मा बुखारी की साड़ी लगी। ठीक है, मैं इसी बात के साथ प्रोग्राम खत्म भी करना चाहूँगी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, फसी आपका भी बहुत शुक्रिया कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर। ये ऐसा नहीं है कि किसने क्या पहना था तो वो कितना खूबसूरत लग रहा था, किसने कितना महंगा पहना था तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखने वाले की नज़र का कमाल होता है, और हम तो यही दुआ रखते हैं कि जो नौबहाता जोड़ा है वो इंतहाई खुशियों का हामिल हो, उन्हें बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल मिले। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।